हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे और स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने कहा था, मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा लिटिल ओमेगा का लास्ट पार्ट लाने के लिए। तो उससे पहले मैं बता दूँ, मुझे जो पिछले वीडियो में कमेंट आया था, जैसे लाकिनी में, वो मैं दिखा नहीं पाया। तो सबसे पहले कमेंट किया था शायद ब्रदर ने, हाँ शायद ब्रदर ने ही कमेंट किया होगा, मुकेश। तो ब्रदर का कमेंट ये रहा और सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया था। सिस्टर का कमेंट हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। अब मैं किन दोनों की बात कर रहा हूँ सभी लोगों को पता है। और जो मैंने दूसरी लिटिल ओमेगा का पार्ट 1 दिया था, उसमें मुझे एक नया कमेंट मिला है। शायद मुझे सिस्टर का नाम लेने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, पर इससे पहले मेरे चैनल पे ऐसा कमेंट आया नहीं था, मुझे याद नहीं। पर सिस्टर का कहना है, उन्होंने 3 से 4 महीने पहले फ़ोन लिया था। पहले वो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, पर अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने मेरे चैनल को खो दिया था, पर उनको फ़िलहाल मेरा चैनल मिल गया है। तो ये रहा सिस्टर का कमेंट। और ब्रदर ने भी मुझे कमेंट किया है, और हिडन ऑक्शन लवर सिस्टर, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया है। दोनों ही मुझे कमेंट करते हैं, खासकर ब्रदर का कमेंट और सिस्टर का कमेंट बहुत ही मोटिवेशनल और अच्छा होता है। तो ये रहे उन सभी लोगों के कमेंट जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। अब लिटिल ओमेगा स्टोरी आपने पार्ट 1 सुन लिया है, तो इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि स्टोरी टॉक्सिक है भी और नहीं भी। अब टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि ओंग जी विंग के ऊपर कोई टॉर्चर नहीं करता। पर ये स्टोरी ना, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप ना आपके खुद के हिसाब से करिए। आप आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए आप किससे प्यार करते हैं। आप चाहे ना ऐसे भाग नहीं सकते। चाइनीज़ ड्रामा में जैसा लगता है ना हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान, पर रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। पहले आपको एक जॉब ढूंढना होगा, एक काम ढूंढना होगा, एक घर ढूंढना होगा। तो उसके लिए भी, ओंग जी के लिए भी इतना इतना मुश्किल है। रियल लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ही आसान है, पर रियल लाइफ में ना कोई भी काम आप करने की कोशिश करिए, तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वो काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये वही एक क्लासिकल स्टोरी में लाने की कोशिश कर रहा था। आप समझ चुके होंगे कि इसमें ओंग जी कोई भी बिलियनियर, मिलियनियर, किसी भी बहुत अमीर ख़ानदान का लड़का नहीं है। एक नॉर्मल, एक सिंपल सा लड़का जो अपने प्यार के लिए जितना हो सके और उतना कर सकते हैं। और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें प्रेगनेंसी, बेबी, सब कुछ है। तो चलिए हमारा आज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम ठीक उसी टाइम ही देखते हैं ओंग जी ओइंग को अपनी गोदी से बाहर ले जा रहा है। ओइंग बेहोश पड़ा हुआ है, उसके बाल बिखरे हुए, उसके हाथ पैर हर जगह कट लगा हुआ है। मैडम लैन ओइंग के पीछे भाग रहा है। ओंग जी जोर जोर से अपने पैदल से चल रहा है। मैडम कह उठे, ओंग जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जाओ ओंग जी, मत जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ओंग जी, रुक जाओ, मत जाओ। ओंग जी अपनी मॉम की ओर एक बार भी नहीं देख रहा। अगर आज वो रुक गया तो ज़िंदगी में वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो तुरंत उस कार के अंदर बैठ गया और ओइंग को ड्राइव करके वहाँ से ले गया। ओंग जी इस वक्त अपने अपार्टमेंट में चला आया है। ओइंग को उसने गोदी में लेकर धीरे धीरे अपने रूम के अंदर ले गया, उसको वहाँ पर लेटाया। फिर घर का दरवाज़ा बंद करके उसने फर्स्ट एड किट को बाहर निकाला और फिर ओइंग के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। ओइंग को बस थोड़ा सा होश आया था। ओइंग कह उठा, गागा, मैं किधर हूँ और ये कौन सा रूम है? ओंग जी कह उठा,
ये मेरा रूम है और तुम आज से मेरे साथ रहोगे। तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ओइंग डर के मारे कह उठा, नहीं, अगर आंटी को पता चल गया वो मुझे बहुत बहुत मारेंगे। लैंसन ओइंग की ओर देखकर, उसकी नज़रें बहुत ही ज़्यादा तीखी नज़रें थे। वो कह उठा, ओइंग, आज से तुम्हें कोई भी हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी तुम सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। ओंग जी ने ओइंग को बिस्तर के ऊपर सुला दिया। बाहर तब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बर्फबारी हो रहा है। अंदर का रूम थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। ओइंग गहरी नींद में है। ओंग जी तब चेयर टेबल के सामने बैठ गया। उसने लैपटॉप खोला। उसे अपना काम इसी वक्त करना है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। ओंग जी ने तुरंत रेजिग्नेशन लेटर को दे दिया और ढूंढ रहा है अभी इस वक्त वो किधर जा सकता है। ओंग जी लैपटॉप में बहुत टाइम तक चेक कर रहा है। वो ना सोच उठा, ठीक है, नॉर्थ में चाहे सैलरी कम हो फिर भी चल जाएगा, पर मैं ओइंग को लेकर वहीं पर जाऊंगा, जो कुछ भी हो जाए। हम देखते हैं सुबह का सीन। ओइंग बस थोड़ी देर में ही नींद से उठा ही है कि अचानक उसने एक चीज़ देखा। ओंग जी अपना सारा सामान अभी पैक कर रहा है। ओइंग का उठा, गगा, आप अपने सारे सामान को पैक क्यों कर रहे हैं? लैंसन का उठा, कुछ नहीं, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। ओइंग का उठा, कहाँ पर? ओंग जी का उठा, बच्चे इतने सवाल नहीं करते, हमेशा बड़ों की बात मानते हैं, ठीक है? और आज से मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तुम हमेशा मेरी बात मानोगे और किसी की भी नहीं, समझ गए? ओइंग ने अपना सिर हिलाकर ये समझाया कि हाँ, आज के बाद से वो लैंसन का हर बात मानेगा। ओइंग चुपचाप ब्रेकफास्ट बेड के ऊपर बैठकर कर रहा है। लैंसन ने कुछ ही टाइम में अपना सारा सामान को समेट लिया। तब दोनों बाहर आ गए। कार के ऊपर लैंसन ने अपना सारा चीज़ फिक्स कर दिया और दोनों उस कार पर बैठ के बहुत बहुत दूर की ओर चलना शुरू कर दिए। हम देखते हैं इधर का सीन। मैडम लैन बहुत टाइम बाद लैंसन के अपार्टमेंट के सामने आ चुके हैं। उसने लैंसन के घर का दरवाज़ा बहुत टाइम तक ठकठका रहा था। मैडम कह उठे, ओंग जी दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, उस ओइंग को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो ओंग जी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। वो बहुत देर तक ऐसे कर रहे थे। उस वक्त पास के दरवाजे से एक पर्सन बाहर निकल आया। वो कह उठे, आप किसे ढूंढ रहे हो? मैडम लैन कह उठे, लैंसन को, मेरा बेटा। तब वो पर्सन कह उठे, पर लैंसन तो आज ही चला गया है। अभी मैडम कह उठे, आज ही चला गया है मतलब? वो कह उठा, हाँ, लैंसन ने तो रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया है ऑफिस में, वो आज ही सुबह बाहर निकल गया है। मैंने उससे पूछा था वो किधर जा रहा है, उसने कुछ बताया नहीं, कह रहा था कि वो घर जा रहा है। मैडम लैन को पूरी तरीके से सब कुछ पता चल गया। लैंसन अभी बहुत बहुत दूर चला जा रहा है, शायद इतना दूर कि ज़िंदगी में वो अब उनके हाथ ही ना आए। वो क्या कर सकते हैं? वो धड़ाम से नीचे बैठ गए। मिस्टर लैन पास में ही थे। उन्होंने मैडम की ओर देखकर कहा, और कितना गुस्सा निकालोगे उस बच्चे के ऊपर? तुम्हें क्या लगता है लूसी, क्या लूसी मेरी बेटी नहीं थी? सीचन मेरा बेटा नहीं था? मुझे दुख नहीं था उन दोनों के जाने पर?
तो तुम सिर्फ ओइंग को क्यों गलती देते हो? वो दोनों ओइंग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ओइंग बच्चा था इसीलिए ही, पर उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इसमें ओइंग की कौन सी गलती? और तुम खुद ही सोच कर देखो, उसमें ओइंग के मॉम डैड भी चले गए हैं। ओइंग को कितना दुख हुआ होगा। और तुम्हें लगता है ओइंग की वजह से तुम्हारा बेटा और बेटी चला गया है? मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे मरे हुए बेटे और बेटी की कसम, आप छोड़ दो ओइंग को, उसे जीने दो, लैनज़ान को जीने दो। अगर ओइंग को कुछ हो गया, मेरा बेटा जी नहीं पाएगा। तुम्हारा दोनों बेटा और बेटी तो इस दुनिया में है नहीं, पर मेरे बेटे लैनज़ान को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो उसे। मैडम लैन कुछ नहीं कह रहे। मिस्टर लैन कह उठे, अब छोड़ दो ये नफरत। जो कुछ भी हो गया तुम छोड़ दो। तुमने उनको जितना टॉर्चर किया इतने सालों में, तुम्हें पता है, तुम ओइंग को नहीं, तुम्हारे खुद के बेटे को तुम टॉर्चर करते थे। तुम जब भी ओइंग को मारते थे ना, वो दर्द लैनज़ान के सीने में जाता था। तुम्हारे खुद के बेटे को तुमने टॉर्चर किया है, ओइंग को नहीं। अब छोड़ दो ये नफरत, छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम दूसरी ओर का सीन देखते हैं। ओइंग जिंदगी में ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकला। उसने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कुछ किया नहीं। वो कार के शीशे के साइड बैठा हुआ है। वो देख रहा है अभी कैसे प्लेन लैंड से वो धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। दूर दूर पर जंगल है, कहीं कहीं खेत दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं गांव दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत जंगल के ऊपर जो पेड़, वहाँ पर बर्फ़ जमे हुए हैं। जितने सारे पहाड़, उन पहाड़ों के ऊपर कितने ज़्यादा स्नो। वो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो इनके बॉडी में भले ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, पर उसके दिल में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ है। वो इंग बार बार देख रहे हैं। तब लैनज़ान और ओइंग ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ चुके। तब तक शाम हो चुका था। ओइंग कह उठा, गगा हम किधर आए हैं? लैनज़ा कह उठा, आज से हम दोनों यहीं पर रहेंगे। ये हमारी जगह है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नौकरी के लिए अप्लाई किया है। कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मुझे लगता है मैं पास हो जाऊँगा। वैसे सैलरी थोड़ा सा कम है, पर तुम्हारा और मेरा चल जाएगा, ठीक है? अभी चलो अंदर चलते हैं। दोनों एक रूम के अंदर चले गए। हम देखते हैं कल का सीन। लैनज़ान शाम के टाइम वापस आया। वो बहुत खुश था। उसने तुरंत आकर ओइंग को जोर से हक कर लिया और कहता, ओइंग तुम्हें पता है मेरा नौकरी फीस हो गया, बस इसमें 10,000 यून कम है। पहले 40,000 मुझे मिलता था, यहाँ पर 30,000, पर फिर भी चल जाएगा। आगे जाकर मुझे और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ओइंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओइंग कह उठा, आप क्या कह रहे हैं गगा? आप तो मेरे गगा है। आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? लैनज़ान कह उठा, नहीं, मैं तुम्हारा गगा नहीं, तुम्हारा अल्फ़ा बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं अच्छा हूँ ना? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ओइंग कह उठा, पर मेरी तो शादी हो चुकी है गगा। लैनज़ान कह उठा, कौन सी शादी? क्या वो शादी तुमने मर्जी से किया था? तुम लोगों का कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ था। तुम लोग कानूनन अल्फ़ा ओमेगा नहीं थे। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो इनका कह उठा, पर मेरा उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। मैं तो 18 भी नहीं हुआ। हम तो रजिस्ट्री नहीं कर सकते। ओंग जी कह उठा, पर मैं तुम्हें मार्क तो कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें एक बार मार्क कर दिया तो तुम किसी के नहीं हो सकते, सिर्फ मेरे रहोगे। ओइंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई लव यू ओइंग।
मैं तुमसे रियली बहुत बहुत लव करता हूँ। प्लीज़ विंग, मुझे मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें थोड़ा सा भी दुख में नहीं दूंगा। प्लीज़ ना मत कहना, ठीक है? मैंने डिसाइड कर लिया, कल मैं तुमसे शादी करूँगा। कल जैसे भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूँगा। विंग ने बस अपना सिर हिलाया। हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन। आज लैंसन खड़ा हुआ है। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर का पैंट और टाई पहना हुआ है और ब्लैक कलर का कोट। उसके हाथों में एक रेड रोज़ है। उसके सामने इस वक्त विंग है, जिसने रेड कलर का हानफू पहना है और उसने वही गोल्डन कलर के फिनिक्स वाले ज्वेलरी और क्राउन पहना हुआ है। लैंसन आज वही चीज़ सोच रहा है जो ना वो बहुत दिनों से सोचता था। विंग उसके सामने एक दिन ऐसे खड़ा होगा जब वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। आज सच में वो दिन आ गया। विंग आज उसके सामने खड़ा हुआ है, वही वही ड्रेस पहनकर। लैंसन बेटा, सच में मेरा मेरा बेबी, मेरा बनी बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लैंसन ने विंग का हाथ पकड़ के पास के बुद्धा टेम्पल पे ले गए। वहाँ पर एक मॉन्क बैठे हुए थे। लैंसन ने मॉन्क के सामने जाकर कहा, आज वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तब विंग, उसके आंखों में आज कोई दर्द नहीं है, कोई भी ऐसा खामोशी नहीं दिखाई दे रहा जिसे देखकर लग रहा है विंग इस शादी से खुश ना हो, बल्कि वो खुश है। बस वो इस चीज़ को मानने के लिए थोड़ा तैयार नहीं हो पा रहा, जिस पर्सन को वो इतने दिनों तक गगा बुलाता है, आगे जाकर उसे हस्बैंड या फिर अल्फा बुलाना होगा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, पर बिल्कुल भी इसके लिए दर्द नहीं है। विंग लैंसन की ओर देखा। लैंसन विंग की ओर देख रहा है। मॉन्क ने कह उठा, दोनों अभी इस वक्त दोनों को बो करे, फिर अर्थ और हेवन को बो करके अपने पूर्वजों को बो करे और आखिर में दोनों चारों साइड 2 बार करके बो करे। विंग की ओर देखकर मॉन्क ने कह उठा, क्या आप इनसे शादी करना चाहेंगे? चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के हाथ पकड़ के रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। विंग ने अपना सिर हिलाया। लैंसन ने भी अपना सिर हिलाया। फिर इसने दोनों को कहा, अब बस आखिरी रिचुअल से। ये कहकर उन्होंने आपके हाथों में 2 शराब का गिलास पकड़ दिया और कह उठा, अब दोनों एक दूसरे को पिला दीजिए। ये काम होने के बाद आप दोनों आज से कानूनन अल्फा एंड ओमेगा हो जाओगे। विंग और वांग जी दोनों ने ही एक दूसरे को शराब पिला दिया। दोनों की शादी हो चुकी। वांग जी इस वक्त इतना ज़्यादा खुश है, उसने विंग को अपनी गोदी के ऊपर बिठाकर घूमना शुरू कर दिया और कहते, फाइनली मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम सिर्फ मेरे हो विंग, तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। हम देखते हैं रात का सीन। विंग आज बैठा हुआ है। तब हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे रूम के अंदर आ चुका। उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग के पास आकर वो बैठ गया। विंग कह उठा, चलिए काका सो जाते हैं। वांग जी विंग की ओर अलग नज़रों से देख रहा है। वांग जी कह उठा, सो जाते हैं इससे मतलब क्या? आज रात तो बहुत कुछ करना पड़ता है और तुम कह रहे हो मैं सो जाऊँ? विंग कह उठा, तो फिर? वांग जी विंग के करीब आ गया और कह उठा, विंग, तुम्हें मेरी मॉम ने, वांग ने बहुत टॉर्चर किया है, बहुत मारा है, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ है ना? तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज
आखिरी बार के लिए तुम्हें एक दर्द दूंगा, पर इसके बाद से तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी छू भी नहीं सकता, एक छोटा सा भी दर्द नहीं देख सकता। बस ये आखिरी दर्द तुम सहन कर लो विंग, ये आखिरी दर्द। ओंग जी विंग की ओर देखकर फिर उसने तुरंत अपनी आंखें को बंद कर लिया। जब उसने अपनी आंखें को खोला था, उसके अंदर अल्फा का हीट आ चुका है। ओंग जी का आंखें पूरी तरीके से जल रहा है। उसके नुकीले दर्द पहले से भी थोड़ा सा और ज़्यादा नुकीला हो रहा है। ओंग जी ने विंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ के अपने करीब करके उसके गले की साइड एक बहुत ही जोर से बाइट कर उठा। विंग इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, दर्द के मारे विंग चीख उठा। अपने दोनों हाथों से लैंजन के पीठ के ऊपर वार कर रहा था। ओंग जी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा था। वो जैसे अपने दांत से विंग को पकड़ के रखा था, ऐसे ही पकड़ के रखा है। विंग बहुत टाइम चीखने के बाद 1 या 2 मिनट बाद खुद अपने आप शांत हो गया। लैंजन ने जब वहाँ से अपना दांत निकाला, तब वहाँ पर से ब्लीडिंग हो रहा था। लैंजन अपनी जीभ की मदद से वहाँ पर चाटना शुरू कर दिया और फिर एक किस कर कर कहा, कुछ नहीं होगा बाबू, बस छोटा सा दर्द था, अब भी ठीक हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं होगा। विंग कह उठा, आपने तो कहा था छोटा सा दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, पर मुझे बहुत बहुत दर्द हुआ। ओंग जी कह उठा, यही है, इसके बाद कुछ नहीं होगा विंग, कुछ नहीं होगा आज के बाद से, देखना तुम अब मेरे हो चुके हो। ओंग जी धीरे धीरे विंग के करीब आकर विंग के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट करके उसे किस करना शुरू कर दिया। विंग ने ओंग जी को एक धक्का दिया और कहता, क्या कर रहे हैं आप? मुझे गंदा गंदा फील हो रहा है, आपने मेरे होठों को गंदा क्यों किया? ओंग जी कह उठा, तुम्हें गंदा लग रहा है, पर मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। विंग कह उठा, कौन सा प्यार? मुझे कैसा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओंग जी विंग के कपड़े रिमूव करना शुरू कर दिया। पहले विंग के अपर के कपड़े सारे निकाल दिए, फिर विंग के लोअर कपड़े। विंग ने अपने प्राइवेट एरिया के ऊपर हाथ रखकर कहा, क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे पूरा ऐसा क्यों कर दिया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं आप? ओंग जी का बेटा, चुप, एकदम चुप। मैंने तुम्हें कहा था ना, आज से मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें वो मानना होगा, और अभी मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, इतना डर क्यों रहे हो? विंग कह रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा, पर मुझे शर्म आ रहा है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लैंजन कह उठा, तुम्हें किस लिए शर्म आ रहा है? क्योंकि तुम मेरे सामने बिना कपड़े के हो, इसलिए। ठीक है, चलो तो फिर मैं भी बिना कपड़े के हो जाता हूँ, फिर मुझे भी शर्म लगेगा। लैंजन ने ये कहकर उसने खुद के कपड़े पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। विंग कह उठा, अब तो मुझे और भी शर्म आ रहा है, अब मैं भी नंगा हो गया, आप भी नंगे हो गए, मुझे अब और ज़्यादा शर्म आ रहा है। लैंजन कह उठा, कौन सी शर्म? कोई शर्म नहीं आएगा। ये कहकर लैंजन विंग के और करीब आ गया, विंग को पकड़ के अपने गोदी के ऊपर बिठा लिया। लैंजन विंग को कह उठा, विंग देखो, मेरी ओर देखो, ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? लैंजन के बॉडी से अल्फा का एक बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा है। विंग ना इस स्मेल को पूरी तरीके से सहन नहीं कर पा रहा, उसके अंदर अजीब अजीब फीलिंग हो रहा है, पर ये फीलिंग विंग के लिए एकदम नया है, जिसलिए विंग समझ नहीं पा रहा आखिर कौन सी फीलिंग है। लैंजन विंग को पूरी तरीके से जकड़ लिया, दोनों का नेकेड बॉडी एक दूसरे के साथ
दोनों ने जकड़ के रखा है। ओइंग कह उठा, गगा मुझे मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे कैसा कैसा लग रहा है। लैंजन कह उठा, कुछ नहीं, पर मैं अभी जो कुछ भी तुम्हारे साथ करूं मुझे मना मत करना, ठीक है। लैंजन अचानक ओइंग के चेस्ट के ऊपर मुंह देकर वहाँ पर शक करना शुरू कर दिया। ओइंग को बहुत बहुत अजीब अजीब फील हो रहा था। ओइंग के पेट के अंदर जैसे बटरफ्लाई उड़ रहा है। ओइंग को ऐसा लग रहा है उसको बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर ये फील ओइंग के लिए इतना ज़्यादा नया था। ओइंग समझ नहीं पा रहा ओइंग क्या करे। ओइंग लैंजन को कह रहा है, गगा क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। लैंजन स्माइल करके कह उठा, कुछ भी नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओइंग पास में बैठ गया। ओइंग ने अचानक लैंजन की ओर इशारा करके कहा, गगा ये क्या है। लैंजन ने अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखकर कहा, ये मेरा छोटू सा लायन है। ओइंग कह उठा, पर ये इतना बड़ा क्यों है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है, आपके बॉडी से ऐसा स्मेल क्यों आ रहा है, मुझे ना अजीब अजीब सा लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा सांस अटक जाएगा, मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा है। लैंजन कह उठा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ, इसे पकड़ के देखो। ओइंग ने धीरे धीरे अपना हाथ लैंजन के प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखकर पकड़ लिया। ओइंग कह उठा, कैसा है ये, मुझे नहीं पकड़ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कैसा सा लग रहा है। लैंजन ने एक कॉन्डोम का पैकेट निकाला, उसको अपने हाथ में लेकर अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर पहनने वाला है। ओइंग कह उठा, ये बलून आपके पास कहाँ से आया। अभी लैंजन कह उठा, बलून मतलब, क्या ये तुम्हें बलून लग रहा है। उनका तो हाँ, मैंने एक दिन देखा था, रास्ते में पड़े हुए थे, कुछ बच्चे इसे फुला रहे थे, मुझे देखकर बहुत मज़ा आया था, मैंने ना दुकान में बहुत ढूंढा था, पर ऐसा बलून मुझे मिला ही नहीं, आपके पास है, ये तो बहुत अच्छा बलून है, मुझे दीजिए ना। लैंजन, उसके चेहरे पर लेबिल स्माइल था। वो कहता, तुम्हें ही दूंगा, तुम्हारे अंदर ही दूंगा। ओइंग, तुम्हें पता है इस बलून का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओइंग कह उठा, क्या बर्थडे में करता है। लैंजन कह उठा, अभी पता चल जाएगा। लैंजन ने उस कॉन्डम को अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर पहन लिया। ओइंग कह उठा, आप इस बलून को ऐसे पहने क्यों है। लैंजन कह उठा, चुप, एकदम, कोई बात नहीं, कुछ भी मत कहना, मैं जो कहूँगा बस उसे सुनते रहना। अब लैंजन ओइंग को बिस्तर के ऊपर लेटा दिया और फिर उसके करीब आकर अपने दोनों हाथों से उसको हक कर लिया और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। ओइंग को थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। ओइंग चीख उठा, कह उठा, गगा मुझे दर्द हो रहा है, गगा छोड़ दीजिए ना, मुझे सच में दर्द हो रहा है। लैंजन कह उठा, बनी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लैंजन ओइंग के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट करके ओइंग को डीप और पैशनेटली किस कर रहा है। ओइंग कह उठा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है गगा, थोड़ा प्लीज, अब थोड़ा धीरे धीरे करिए ना। लैंजन कह उठा, बनी, मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। लैंजन ने ओइंग को अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक करके उसके होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट करके एक डीप पर एक पैशनेट से किस कर रहा है। फिर उसके चेस्ट के ऊपर मुंह देकर शक करना शुरू कर दिया। लैंजन मल्टीपल राउंड और बहुत अलग अलग तरीके से ओइंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। ओइंग के लिए ये एहसास बहुत ही नया था। ओइंग को पहले थोड़ा दर्द हो रहा था, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी ज़्यादा,
पर ना उसे अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर उइंग फिर भी कह उठा, गगा, वहाँ से ब्लड ब्लड निकला था। मुझे मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। वहाँ से ब्लड क्यों निकला? लैंजन कह उठा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें कोई बीमारी नहीं, पर ना तुम एक ओमेगा पूरी तरीके से बन गए हो। सवाल मत करो उइंग, कोई भी सवाल मत करो। बस मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बहुत 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 प्यार। मैंने बहुत बहुत दुख झेला है। जब मेरी मॉम तुम्हें मारती थी, वो दर्द मेरे दिल के अंदर चुभता था, तुम्हारी बॉडी में लगता था। पर पता है, जिस दिन मेरी मॉम ने तुम्हारे हाथ को जलाया था, तुम्हारे पैर को, उस दिन जब मैं मेरे फ्लैट में आया था, मैंने खुद तब एक तवा गरम किया था और खुद के हाथ को ऊपर रखा था। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे हाथ में, पर उससे भी ज़्यादा मेरे दिल में दर्द हो रहा था। लैंजन ये सारी बात कह रहा है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। वो कह उठा, सच में क्यों किया आपने ऐसा? लैंजा कह उठा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने लैंजन को हक कर लिया और लैंजन ने विंग को हक कर लिया। लैंजन बहुत ही फास्ट विंग के सर पर मूव कर रहा है। लैंजन विंग को अब बहुत ही जोर से टाइट हक कर लिया, क्योंकि इस वक्त लैंजन विंग से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता। विंग को इतना ज़्यादा हक कर लिया। थोड़ी देर बाद लैंजन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया। उसका वार्म लिक्विड बाहर निकल गया। लैंजन ने उनको इतना ज़ोर से हक करके रखा है और उसकी कंधे के ऊपर अपना सिर रख के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। करीब 4-5 मिनट लैंजन ऐसे ही था। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। विंग पूरी तरीके से सेटिस्फाई जैसा हो गया है। उसके लिए ESS जितना ज़्यादा नया था, उससे भी ज़्यादा अच्छा था। लैंजन ने तुरंत विंग को अपनी गोदी के ऊपर बैठाकर उसके गालों के ऊपर 2 किस करना शुरू कर दिया और कह उठा, मैंने कहा था ना बनी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें? विंग कह उठा, अच्छा लगा, पर थोड़ा दर्द हुआ। लैंजा कह उठा, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। विंग कह उठा, क्या आप नेक्स्ट टाइम मेरे साथ फिर से ये सब करेंगे? लैंजा कहता, अब से तो हम हस्बैंड एंड वाइफ है। मैं अब से ये सब तुम्हारे साथ रोज करूँगा। लैंजा ये बात कह ही उठा। विंग कह उठा, तो फिर वांकाई से भी तो मेरा शादी हुआ था, उसने तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कहा। विंग ने ये बात कह ही दिया। लैंजन ने तुरंत उसके मुंह पर को हाथ रखकर कहा, आइंदा से उसका नाम मेरे सामने बिल्कुल भी मत लेना। अगर मैंने किसी भी दिन उसे देखा, उसे मैं जान से मार दूंगा। विंग जैसे डर गया था। इतनी देर तक लैंजा उसे इतनी प्यारी भरी बात कर रहा था। अचानक लैंजन का ये रूप देखकर विंग डर गया। लैंजन थोड़ा सा समझ गया। उसने कहा, नहीं बनी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैं सच में गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है? मुझे गलती हो गया, आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। लैंजन अपने मन ही मन कह रहा है, लैंजा शांत हो जा, बिल्कुल भी अपने बनी को गुस्सा मत दिला। वो अभी बच्चा है, उसे ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आता। उसे बिल्कुल भी डरा मत। हम देखते हैं सुबह का सीन। लैंजन विंग को हक करके सोए हुए हैं। पूरी रात भर दोनों ने कपड़े भी नहीं पहने। बाहर इतना ज़्यादा बर्फबारी हुआ और उसमें ये दोनों नेकेड बॉडी एक दूसरे को हक करके सो रहा है। लैंजन जिसकी उम्र 26 साल है और विंग जिसका उम्र 14 साल। विंग एक बच्चे जैसा ही है, लैंजन के पूरे गोदी के अंदर समेटा हुआ है और लैंजन विंग को हक करके सो रहा है। अब लैंजन धीरे धीरे अपना आंखें खोला और विंग की ओर देखकर कहा, विंग, मैं ना तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी दुख मैं आने नहीं दूंगा। दिन अब ऐसे ही बीत रहे थे। ओंग जी और विंग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। ओंग जी को सैलरी
थोड़ा कम मिलता है, पर ओंग जी ना फिर भी इससे खुश है। 30,000 युआन में दोनों का महीना अच्छे तरीके से चल जाता है। शादी का अभी दोनों का सिर्फ एक ही महीना हुआ था। ओंग जी आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से आ गया। ज़्यादातर वो 6 बजे ही आ जाता है, पर आज 4 बजे आ चुका है। वो ओंग जी के लिए किचन में खाना बना रहा है। उसका उम्र अभी सिर्फ 14 साल है। ओइंग को खाना बनाने में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ओइंग ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खाना बनाता है या फिर बहुत ही गंदा खाना, पर ओइंग का खाना थोड़ा बहुत मीडियम है। ओंग जी जब खाने में बैठा, नूडल्स में ना नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ओइंग खुद एक निवाला लेकर समझ गया। ओंग जी ओइंग की ओर देख रहा है। ओइंग कह उठा, क्या हुआ? ओंग जी कह उठा, कुछ नहीं, खाना खाओ। ओइंग उसे एक चीज़ याद आ रहा है। जब वो ओंकाई के पास था, अगर खाने में थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा या फिर कम हो जाता, ओंकाई इसे बेल्ट से बहुत बुरी तरीके से मारता था। पर ओंग जी उसे कुछ नहीं कह रहा। ओइंग मन ही मन मुस्कुरा रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। एक दिन एक अलग तरीके की बात हो गया। लैंसन तब चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने देखा बाहर 2 पर्सन वहाँ से जा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का का उम्र करीब 21 साल होगा और लड़की उसका उम्र सिर्फ 18 साल है। अभी वो लड़का चलते चलते उनके घर के सामने ही गिर गया। ये गांव है और इन दोनों को देखकर लग तो नहीं रहा ये लोग इस गांव के होंगे। ओंग जी तुरंत बाहर गया। ओइंग भी दौड़ते दौड़ते बाहर गया। ओंग जी ने उस लड़के को अपनी गोदी के ऊपर बिठाकर अपने घर के अंदर ले आया। उसके चेहरे पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। उस लड़के का थोड़ी देर में ही होश आ गया। ओंग जी कह उठा, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आ गए? वो लड़का कह उठा, मेरा नाम मूचैन है और ये इसका नाम युआन है। हम दोनों भाग कर आए हैं यहाँ पर। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे डैड हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रहे। ओंग जी कह उठा, ठीक है, जब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, बहुत बात कर लेंगे। वो लड़का कह उठा, पर आप कौन हैं? ओंग जी कह उठा, मेरा नाम लैंसन है। तुम्हारी तरह मैं भी भाग कर यहाँ पर ही आया हूँ। वैसे तुम कहाँ के रहते हो? वो कह उठा, आप देख ही तो रहे हैं, पास में शहर दिखाई दे रहा है, बस यहाँ से जाने में आधा घंटा ही लगता है। मैं वहीं पर से आया हूँ। मेरे डैड हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको भगा कर ले आया हूँ। अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओंग जी कह उठा, ठीक है, तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे यहाँ पर रुक सकते हो। अगर तुम्हारे डैड तुम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, और नहीं कर ले तो फिर यहीं पर रह जाना। वैसे तुम काम क्या करते हो? वो कह उठा, मेरे डैड की एक छोटी सी कंपनी है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कंपनी के थोड़े बहुत काम आते हैं। अभी ओंग जी कह उठा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंपनी उसमें काम करता हूँ। तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकते हो, अगर तुम्हें भी कोई काम मिल जाए। अभी वो लड़का कह उठा, कौन सी कंपनी? ओंग जी कह उठा, चैन कॉरपोरेशन। वो लड़का अपने मन ही मन कह उठा, मेरे कंपनी में मैं ही नौकरी करूँ? ओंग जी कह उठा, तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं तुम दोनों की रजिस्ट्री में शादी करवा दूंगा, फिर तुम्हारे डैड तुम दोनों को बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब वो लड़का कह उठा, वैसे ये 14 साल का ओमेगा ये कौन है? और तुम कह रहे थे तुम किसी के साथ भाग कर आए हो, वो है किधर? ओंग जी कह उठा, यही तो है। ओइंग शर्म के मारे पीला पीला हो रहा था। मतलब ओंग जी अगर इनको कहीं पर ले भी जाए
सब लोगों को ऐसा लगेगा जैसे दोनों दो भाई बहन हो। उइंग शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है। वो लड़का पास में बैठ गया। कहता, तुमने एक 14 साल की उम्र से शादी किया है जबकि तुम्हारी उम्र 26 साल है। सच सच बताओ, कहीं तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी तो नहीं किया? उइंग कहता, नहीं, वो मुझसे ज़बरदस्ती नहीं शादी कर सकते, गगा बहुत अच्छे है। हो चैन कहता, क्या गगा? ये तुम्हारे गगा है? मूचन जैसे ऐसे देख रहा है जैसे उसने कोई इंसान नहीं कुछ और देख लिया हो। ओंग जी पास में बैठ गया। उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बताना शुरू कर दिया। पहले पहले चैन को ना थोड़ा मज़ा आ रहा था, पर जब उसने सुना कैसे लैनजन उसके सिस्टर और ब्रदर कार एक्सीडेंट में मारे गए सिर्फ उइंग को बचाने के लिए। उइंग के मॉम डैड भी उस कार एक्सीडेंट में मारे गए। फिर लैनजन की मॉम मैडम लैन, उन्हें ये लगता था कि उइंग की वजह से उसके दोनों बेटे और बेटी मारे गए। तब से उइंग के ऊपर कितना ज़्यादा टॉर्चर करते थे। ये सारी बात मूचैन सुनने के बाद उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। कैसे उइंग की शादी करवा दिया गया, उइंग को कितना ज़्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ रहा था, और फिर ओंग जी ने कैसे उइंग को यहाँ पर लाया। मूचन जो हंसते हंसते कहानी सुनने को बैठा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। वो कह उठा, सच में मैं क्या कहूँ, तुम्हारे आगे तो मैं बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं। तुमने अपने पैर के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, मैं तो उसके आगे कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ओंग जी ने खुद अपने हाथों से दोनों की शादी करवाई। पहले दोनों का रजिस्ट्री करवाया, फिर बुद्ध मंदिर में दोनों की शादी करवाई। तब रात हो चुका है। दोनों पास के रूम में है। मूचन और जेनी दोनों ही अभी पास के रूम में शायद कुछ कर रहे होंगे। ओंग जी बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है। उइंग पास में बैठा हुआ है। उइंग कह उठा, गगा बहुत ठंड पड़ गई है, चलिए ना सो जाते हैं। ओंग जी उइंग के मुंह के ऊपर हाथ रख कर कहा, पहली बात, ये गगा बुलाना बंद करो, अल्फा बुलाओ। और दूसरी बात, तुम्हें पता है आज उन दोनों की शादी हुई है? उइंग कह उठा, पता है, उन दोनों का शादी हुआ है। लैनजन कह उठा, तो फिर वो दोनों आज क्या कर रहे होंगे? उइंग कह उठा, गगा आप बहुत बदमाश है, बहुत शरारती भरी बात करते हैं, आप बहुत गंदे हैं। ओंग जी उइंग को करीब कर कहा, तो चलो ना, आज फिर से हम दोनों वही काम करते हैं। उइंग कहता, पर हम दोनों की तो शादी हो चुकी है और कल रात भी तो आपने किया था। ओंग जी कहता, मुझे तो ये सब रोज रात करना पसंद है, कल और परसों क्या, रोज रात मुझे करना है ये सब। ओंग जी उइंग की कहाँ सुनने वाला था। दोनों का प्यार में एक हो गए। मूचन ओना पास में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था। वो अपनी ही कंपनी में एक छोटा सा जॉब करता है। करीब 1 से 1.5 साल हो गए। उइंग जिसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल है, उन दोनों का शादी पूरा 1.5 साल हो चुका है। एक दिन उइंग के घर के सामने एक बहुत बड़ा कार आया। उसमें से एक ओल्ड पर्सन और एक औरत बाहर निकल आया। वो कह उठा, तुम्हें पता है मेरा बेटा किधर रहता है? उइंग कह उठा, कौन है आपका बेटा? वो पर्सन कह उठा, मेरा बेटा मूचन। अभी ओंग जी कह उठा, आप कौन? वो पर्सन कह उठा, मैं मूचन का डैड हूँ, मैं मेरे बेटे को वापस लेने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ गया मेरी गलती, मैं चाहता हूँ वो लोग घर चले, मैं अकेला नहीं रह सकता। मूचन मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रह सकता हूँ? ओंग जी कह उठा, अगर अपने बेटे को आप सही से एडजस्ट कर ले तो कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं मूचन जेनी दोनों बाहर आ गए। आखिरकार इन फैमिली में सारा सुलझ हो गया। तब ओंग जी को पता चला जेनी कोई छोटी मोटी घर की लेडी नहीं है, उसके डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है और मूचन वो खुद चैन कॉरपोरेशन का ओनर है।
इसका मतलब जिस कंपनी में मूचैन 1.5 साल ओंगजी के साथ काम कर रहा है, असल में वो कंपनी खुद मूचैन का है। ये दोनों फैमिली एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे, जिसलिए इन दोनों का प्यार दोनों फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर ये दोनों तो एक दूसरे से जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए दोनों को आखिरकार एक होना पड़ा और दोनों की फैमिली ने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया। अभी ओंगजी के पास मूचैन आया। ओंगजी को हक कर कर कहा, पहली बात, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। आपकी उम्र 28 साल और मेरी सिर्फ 22 साल। मैं आपसे छोटा हूँ, आपका भाई जैसा हूँ। अगर मैं इस वक्त आपको कुछ दूँ आप नहीं लेंगे, पर मैं आपको एक ऐसा चीज़ दूंगा जो आपको लेना ही होगा, आप ना नहीं कर सकते। मूचैन आपके डैड के सामने आकर कह उठा, डैड आप कह रहे थे ना हमारी कंपनी के लिए एक CEO चाहिए। मैं लैनसन से पूरा 1.5 साल हूँ, वो पूरी तरीके से परफेक्ट है हमारी कंपनी का CEO के लिए। अगर आप चाहे तो उसका ट्रायल भी ले सकते हैं। मूचैन लैनसन के सामने कर कह उठा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ ब्रदर, प्लीज़ आप हमारे कंपनी के CEO बन जाइए। आप अगर चाहे तो इस गांव में रह सकते हैं, यहाँ पर आने जाने में सिर्फ आधा घंटा, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं खुद कह रहा हूँ, आपकी पहली सैलरी 5 लाख युआन होगा। सिर्फ 1 महीना होने दीजिए, अगर डैड को पसंद आ गया मैं आपकी सैलरी और भी बढ़ा दूंगा, पर मुझे आप बहुत बहुत पसंद हो। लैनसन, उसका तो जैसे किस्मत खुल गया था। उसको बुद्धा ने इतना अच्छा एक गिफ्ट दिया। इसलिए कहते हैं दूसरों का भला करने में कभी भी अपना हाथ खाली नहीं रहता। बुद्धा उन्हें उसका फल दे ही देता है। लैनसन, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 युआन था, एक ही रात में उसकी तनख्वाह अब से 5 लाख युआन हो गया। और अगर उसने फ्यूचर में और भी ज़्यादा काम किया अच्छा, तो उसे हर महीने में उससे भी ज़्यादा मिलेगा। लैनसन के हाथ पर जैसे चांद सा आ गया हो। सिर्फ 2 या 3 दिन हुए थे। आज ओइंग का बर्थडे है। ओइंग आज पूरा 16 साल होने वाला है। अब लैनसन, उसने चेन और जिनी को इनवाइट किया था। इस गांव के बहुत सारे लोगों के साथ ओइंग की दोस्ती हो चुकी है, पर चेन और जेनी ओइंग के सबसे अच्छे दोस्त थे। रात का सीन, तब लैनसन कह उठा, अब तुम दोनों के अलावा मैं और किसी भी बुलाता, तुम दोनों ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चैन कह उठा, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा ही तो दोस्त हूँ। लैनसन कह उठा, पता है मूचैन, तुम्हारी तरह मेरा और एक दोस्त है जो मेरे गांव पे रहता है, उसका नाम भी चैन है। बहुत ही इत्तेफाक है, तुम दोनों का नाम थोड़ा बहुत एक होता है। वो इनको ना तब अजीब अजीब फील हो रहा था। उसको खाने का कुछ मन नहीं कर रहा। वो इनका उठा, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उल्टी जैसा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओइंग वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर गया। लैनसन जैसे पागल सा हो गया। ओ क्या करे। लैनसन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर उसको देखकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, आप फादर बनने वाले हैं। आपसे आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। पर मैं जो कह रहा हूँ, आपके ओमेगा की उम्र अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 16 साल है, इसलिए उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। और मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप बच्चे को गिराने की बात मत सोचिए। अगर आपने इस बार बच्चे को गिराया तो फिर आपका दोबारा बच्चा लगना मुश्किल होता है। इसलिए गॉड ने जो चीज़ आपको दिया है उसको लेकर आप खुश रहिए। लैनसन कहते, डॉक्टर पर मैं हर टाइम तो प्रोटेक्शन का यूज़ करता था, पर कैसे हो गया। डॉक्टर कहता, ये हो सकता है, अब क्या कहूँ, कभी कभी हो जाता है, शायद उसमें कुछ गड़बड़ी थी। पर अगर आपको लगता है कि आप अभी भी फादर बनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, पर फिर भी आप ऐसा कुछ मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। डॉक्टर वहाँ से चले गए। चैन ने लैनसन को हक कर लिया और कहता, अच्छा मेरा ब्रदर तो छुपा रुस्तम निकला, एकदम 6 मार लिया। तो पूरे 1.5 साल तक चुप नहीं थे, शायद वो आना चाह रहा था पर तुमने आने नहीं दिया, आखिरकार वो आ गया। लैनसन कह उठा, मैं अभी तक तैयार नहीं था, मैंने सोचा था जब वो इनका 18 साल होगा फिर जाकर हम बेबी लेंगे, पर अब बेबी आ ही गया है, डॉक्टर खुद मना कर रहे हैं, तो ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। ये
ये मैं क्या कहूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ, मेरा एक बेबी होने वाला है। उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, वो मुझे बहुत बहुत प्यार करेगा, सच में सच में सच में। ओंग जी जैसे पागल सा हो गया है, इतना ज़्यादा खुश। जब विंग उठ गया अपनी नींद से, लैंजन कह उठा, विंग तुम्हें पता है तुम्हारे टमी के अंदर कौन है? विंग कह उठा, कौन है? लैंजन कह उठा, तुम मम्मी बनने वाले हो, मैं डैडी बनने वाला हूँ। हम दोनों का एक प्यारा सा बेबी होगा, तुम्हें मम्मा मुझे डैडा बुलाएगा। विंग कह उठा, पर कैसे कैसे हो सकता है? लैंजन कह उठा, कैसे नहीं, जैसे भी हो। ओ गंदे गंदे काम याद है? मैं तुम्हारे साथ वो गंदा गंदा काम करता था, इसलिए तो ये बेबी आ गया। विंग कह उठा, पर आपने तो 1.5 साल मेरे साथ ये सब किया, तब तो नहीं आया। लैंजन कह उठा, तुम्हें पता है वो बैलून का यूज़ करता था, उस बैलून में शायद एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से मेरा ये नटखट बेबी थोड़ा जल्दी आने वाला है। पर ठीक है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसका फादर बिल्कुल तैयार है। विंग कुछ समझ नहीं रहा। लैंजन कह उठा, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारा और मेरा बेबी आने वाला है, इसलिए विंग अब तुम बहुत बहुत मेरे लिए स्पेशल हो, और भी ज़्यादा। हम देखते हैं दिन अब ऐसे ही बीत रहा था। विंग के पैर कभी कभी बहुत ज़्यादा सूज जाते थे। लैंजन उस पैरों में तेल से मालिश कर देता था। विंग के लिए रोज़ आइसक्रीम लाता था, बहुत अच्छे खाने लाते थे। घर में एक नौकर भी रख दिया। विंग अभी सिर्फ 16 साल का है, अभी वो बच्चे को खुद नहीं संभाल सकता। उसकी उम्र अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है। देखते देखते विंग का डिलीवरी का दिन आ गया। सिर्फ 8 महीने में विंग का डिलीवरी का दिन आ गया। विंग को तब बहुत ही दर्द हो रहा था। हॉस्पिटल के रूम के अंदर विंग जोर जोर से चीख रहा था। बाहर मूचन खड़ा हुआ है, पास में जेनी भी। ओंग जी उसके आंखों में आंसू थे। वो कह उठा, मैंने ही विंग को ऐसा किया, मुझे सब मेरी गलती है। अगर मैंने ध्यान रखा होता तो अभी विंग को इतनी कम उम्र में इतना दर्द सहन नहीं करना पड़ रहा था। मूचन कह उठा, तुम ऐसे बात मत करो गगा, जो भी हो गया अच्छे की वजह से ही होता है, तुम खुद को दोष मत दो। आखिर इसमें गलती किसकी है? किसी की नहीं है। ये गॉड का गिफ्ट है, और तुम गॉड के गिफ्ट को ऐसे कह रहे हो। ओंग जी कह उठा, अगर विंग को कुछ हो गया मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। विंग मेरी ज़िंदगी है, अगर उसे कुछ हो गया मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ओंग जी रो रहा था और बार बार गॉड से ही कह रहा था, गॉड प्लीज़ विंग को कुछ होने मत दीजिए। तब तक बाहर विंग बहुत ही जोर से चीख उठा अंदर में। ओंग जी तब एक आवाज़ सुना, एक बेबी की रोने की आवाज़। नर्स बाहर आ गया, उसके मुंह में स्माइल था। वो कह उठा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, आपका बेबी बॉय हुआ है, अल्फ़ा है। लैंसन वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने मुँह चैन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और कहता, सच में मैं फादर बन गया, मैं फादर बन गया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं फादर बन गया। हम लोग देखते हैं दिन ऐसे ही बीत रहे थे और बच्चे बड़े हो रहे थे। अब एक दिन ऐसा भी आ सकता है, ओंग जी ने सोचा भी नहीं था। तब शाम हो गया था। ओंग जी उसकी उम्र अभी 30 साल हो चुका है और विंग उसका उम्र अभी 18 साल है। विंग अपना काम कर रहा है, ओंग जी बैठा हुआ है। अचानक ओंग जी के फ़ोन में एक कॉल आया। चैन लिखा हुआ था। चैन? आज इतने सालों बाद चैन ने कॉल किया। करीब 2.5 साल हो गए उसने चैन से बात भी नहीं किया। ओंग जी ने जैसे ही कॉल को एक्सेप्ट किया, चैन कह उठा, लैंसन कैसे हो तुम? तुम्हें एक बात बताना था। तुम्हारे डैड की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। क्या तुम एक बार आ सकते हो? क्या तुम एक बार अपने डैड को देख सकते हो? उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है।
मुझे मुझे लगता है ये बात तुम्हें बताना चाहिए था। मैं तुम्हारे डैड के पास गया था, पर तुम्हारे डैड ने खुद मुझे बताया, ओंग जी को बिल्कुल भी ये मत बताना। पर मुझे लगा मुझे तुम्हें बताना चाहिए, क्योंकि तुम उनके इकलौते बेटे हो। अब तुम्हारे अलावा उनका कौन है, तुम्हें जानना चाहिए ये सब। ओंग जी जैसे पागल सा हो गया हो। ओ क्या करे। पास में विंग ने हर बात सुन लिया। विंग कह उठा, अच्छा तुम सुनो ना, आंटी कैसी है? वांग जी हैरान हो गया। उसकी मॉम ने जो उनके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना इतना सताया, विंग उनका बात सुन रहा है कि वो कैसी है। आखिर विंग किस चीज़ से बना हुआ है, वांग जी समझ नहीं पा रहा। विंग कह उठा, प्लीज़ चलिए ना, मुझे जाना है, मुझे अंकल को देखने जाना है, अंकल कैसे, प्लीज़ चलिए ना। वांग जी कह उठा, नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। विंग कहता, नहीं मुझे भी आपके साथ जाना है, चलिए ना, मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी देखना है उन लोगों को। वांग जी कह उठा, ऐसे जिद मत करो विंग। पर विंग बच्चों जैसा जिद कर रहा था, बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं था। वांग जी ने अपने डैड को कहा, डैड मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके पास बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी। ओंग जी खुद से ऐसे बात कर रहा था। ओंग जी ने फिर तुरंत कॉल को अपने कान के ऊपर रख कर कहा, मूचन तुम एक काम करो, तो मैं अब मेरे डैड के पास जाने वाला हूँ, कुछ दिन क्या तुम संभाल ले सकते हो? पास में मूचन था, उसने कहा उठा, ठीक है तुम चैन को बता दो। ओंग जी ने चैन के पास कॉल किया, कह उठा, तुम एक काम करो, डैड को बता दो उनका लहंजा उनके पास वापस आने वाला है, सिर्फ उनके लिए। उधर जैसे ही मिस्टर लैन को ये बात पता चला लैंस आने वाले हैं, वो जितना ज़्यादा खुश थे उससे भी ज़्यादा वो कुछ और सोच रहे थे। आखिर ओइंग कैसा है, ओइंग क्या करने वाला है? लैंसन ने कुछ नहीं बताया, ओइंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या कुछ नहीं। पास में मैडम लैन बैठी हुई है, वो अब पहले जैसी नहीं है। उनका दिल पहले से अब बहुत शांत हो चुका है। वो खुद ही खुद को समझाते हैं, आखिर ओइंग की शायद उसमें कोई गलती नहीं था, शायद ये एक एक्सीडेंट था, उन्होंने बेकार ओइंग को ऐसा किया है। वो शायद ओइंग से माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम देखते हैं शाम का सीन। आज शाम हो चुका है। मिस्टर लैन और मैडम लैन दोनों ही दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। वहाँ पर ओइंग और ओंग जी दोनों ही आ रहे हैं। दोनों कार से बाहर निकल गए। ओंग जी इस वक्त उसने एक बहुत ही मोटा सा स्वेटर पहना हुआ है, पूरे इतने ज़्यादा मुलायम स्वेटर, ब्राउन कलर का, उसके गोल्डन कलर के बाल और पूरे बॉडी मिल्की वाइट स्किन, उसके आंखों के ऊपर देखा नहीं जा रहा। पास में ओइंग खड़ा हुआ है। ओइंग ने एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है जिस पर एक टाई लगा हुआ है और साथ में एक पैंट पहना हुआ है। उसके गोदी के ऊपर कौन है? ये कौन है? मैडम लैन उस बच्चे को देख रहे हैं। इस बच्चे की उम्र करीब 2 साल हो सकता है या फिर 1.5 साल। बेबी बॉय, अल्फा बेबी बॉय। उसके बाल ब्लैक कलर के हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो इनके और मुंह फेर के रखा हुआ है। उसकी आंखें बहुत प्यारी है। मैडम लैन इस बेबी को देखकर सिर्फ एक ही पर्सन की याद आ रहा है, सीचैन। उनका बेटा भी तो ऐसा ही दिखता था, बचपन में पूरा सीचैन ऐसा ही दिखता था। विंग की गोदी में वही बच्चे हैं। लैनसन विंग धीरे धीरे आ रहा है। अचानक मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ने एक चीज़ नोटिस किया। लैनसन का जो स्वेटर है, उस स्वेटर के अंदर से एक हाथ बाहर निकल आया। उस हाथ में सफ़ेद रंग का स्वेटर पहना हुआ था और एक ग्लव्स था। अचानक उसके चेस्ट के ऊपर से एक टोपी बाहर निकल आया और फिर एक पूरा सर, एक छोटा सा बेबी। उसके मुंह में एक निप्पल है।
उसकी आंखें बहुत ही क्यूट है। वो धीरे धीरे आंखें फेर रहा है। मैडम मैडम लैन ये देखकर और भी हैरान हो गया। ये तो बिल्कुल लूसी जैसा दिखता है, उनकी बेटी जैसा। इस बेबी की उम्र करीब 2 या फिर 3 महीने हो सकता है। कितना कितना ज़्यादा क्यूट है। वांग जी कह उठा, डैड आप कैसे है? ये मेरा बेटा, इसका नाम मैंने सीचन रखा है, और मेरी बेटी, इसका नाम मैंने लूसी रखा है। अभी मैडम लैन वांग जी के पास जाने वाले थे। वांग जी 2 पैर पीछे कर दिया, कहता नहीं, आप बिल्कुल मेरे पास मत आइए, बिल्कुल नहीं। मुझे घिन आती है जब आप मेरे पास आते हैं। मैडम लैन कह उठा, प्लीज़ मुझे एक बार दो ना, बस मैं उसे एक बार गोदी में लेना चाहता हूँ। प्लीज़ वांग जी, मैं गलत था, प्लीज़ दो ना मुझे, बस एक बार दो उसे। वांग जी कहता, बिल्कुल नहीं। पर अचानक ओइंग खुद मैडम के पास आ गया और अपनी गोदी से सीचन को उनके हाथों में दे दिया। वो ना उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में जकड़कर बहुत ही जोर जोर से रो रहे थे। उनके आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। अभी ओइंग कहता, आंटी ये सीचन। और फिर ओइंग ने लूसी को अपनी गोदी में लिया और उसे भी आंटी के हाथों में दिया। कहता, ये लूसी है, मैंने उन दोनों के नाम से ही इनका नाम रखा है। देखो ना, पूरे एक ही जैसे दिखते हैं। लैनसन ओइंग जब सीचन हुआ था, उसके 2 या 3 महीने बाद फिर से ओइंग को पता चला था ओइंग दोबारा प्रेग्नेंट है। इस बार लैनसन की गलती थी। लैनसन प्रोटेक्शन का यूज़ करना बिल्कुल भूल गया था और डॉक्टर ने मना किया था ओइंग की तबीयत की वजह से कि बच्चे को गिराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इस पर ओइंग को असर कर सकता है। इसलिए ओइंग ने दोबारा से एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया। दोनों ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सिर्फ 6 महीने के इधर उधर है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये दोनों बेबी। ओइंग लैनसन की ओर देखकर कह उठा, आप ऐसा कुछ मत कहिए मॉम को। मुझे ना मॉम का दुख पता है। मैं हमेशा लूसी की और सीचन की ओर देखता हूँ। अगर उन दोनों को कुछ हो जाए तो आप बताइए, क्या मैं पागल नहीं हो जाऊँगा? और उनके इतने दोनों बेटे बेटी, वो लोग उनके आंखों के सामने एक्सीडेंट में चले गए। ये हम नहीं कह सकते उनका गुस्सा गलत था, उनका गुस्सा सही था। आप प्लीज़ और कुछ मत कहिए। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, कोई रिवेंज नहीं लेना। मैं बस एक खुशहाल ज़िंदगी चाहता हूँ। हम लोग बस खुश रहना चाहते हैं, बस खुश क्या नहीं रह सकते? वांग जी ओइंग को देख कर कह उठा, ओइंग मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। जिसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, इतना दुख, इतना कष्ट दिया, फिर भी तुम उसके होकर बात कर रहे हो। सच में तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मैं कभी भी समझ नहीं सकता। हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। ओइंग इस वक्त गार्डन में अपने बेबी को लेकर खेल रहा है। पास में मैडम लैन और मिस्टर लैन भी बैठे हुए हैं। अचानक मिस्टर लैन लैनसन के पास आकर कह उठा, तुम्हें ना एक बात बताना था लैनसन। तुम्हें पता है, जब तुम ओइंग को लेकर चले गए थे, अब कुछ महीने की बात है, तुम्हें ये चीज़ मुझे लगता है बताना चाहिए ओंकाई के बारे में। उसके साथ जो हुआ तुम समझ भी नहीं सकते थे। ओंकाई और रोज़ उन दोनों का शादी हुआ था, पर शादी ज़्यादा दिन टिका नहीं। कुछ महीने के अंदर रोज़ ने ओंकाई को डिवोर्स दे दिया और उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेकर चला गया। असल में ना ओंकाई वो किसी से नहीं, अपने ईगो से प्यार करता था, किसी से भी नहीं। रोज़ के साथ उसका बनती नहीं थी। बात में वो सिर्फ ओइंग की तुलना रोज़ से कर देता था और आखिरकार गुस्सा होकर वो उसे छोड़कर चला गया। वो बहुत एक ज़िद्दी लड़की थी। हम लोग देखते हैं बाहर का सीन। ओंकाई रास्ते के उस साइड खड़े हुए हैं। तब धीरे धीरे बर्फ़ गिर रहा है। ओइंग कह उठा, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप भी चलिए ना। लैनसन कह उठा, नहीं तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओंग जी पैदल चलते चलते ओंकाई के सामने आ गया। ओंग जी, जिसकी उम्र अभी
30 साल है। उस हिसाब से ओंकाई अभी कुछ भी नहीं है वांग जी के सामने। ओंकाई कह उठा, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे विंग को दे दो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गया। मैं असल में विंग को ही प्यार करता था। वो जब मुझे छोड़कर चला गया ना, मुझे हर वक्त उसकी याद आता था। लैंजन कह उठा, ओंकाई तुम ना अभी बच्चे हो। तुम जिसे प्यार समझ रहे हो ना, वो प्यार नहीं, वो तुम्हारा आदत है। असल में तुम किसी से प्यार नहीं करते थे। तुम्हें लग रहा है ना ये तुम्हारा प्यार है, असल में ये प्यार नहीं, ये बस एक खोने का डर है। तुम्हें बस डर है कि तुम उसे खो दोगे, ना कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम विंग से प्यार नहीं करते, बल्कि विंग तुम्हारा बात मानता था। तुमने विंग को बेल्ट से इतना मारा, पर विंग ने कोई भी कुछ भी बात तुम्हें नहीं बताया, और तुम इसे प्यार समझ रहे हो। और जब तुम रोज़ के ऊपर थोड़ा सा भी हावी होने की कोशिश करते थे, तो रोज़ तुम्हें दूसरा साइड कैरेक्टर तुम्हारे हर बात बताता था, तुम्हारे ऊपर दूसरा बार करता था। इसलिए तुम्हें लगा कि रोज़ तुमसे प्यार नहीं करता, पर रियलिटी ये है, असल में तुम प्यार करना जानते ही नहीं हो। इसे प्यार नहीं कहते, इसे खोना कहते हैं। सोचो, अगर रोज़ तुम्हारी हर बात मानता, तो तुम क्या आज मेरे सामने ये कह पाते तुम इनको प्यार करते हो? बिल्कुल नहीं कह पाते, बल्कि तुमने सब कुछ खो दिया है। इसे डर लगना कहते हैं, खोने का डर। इसे प्यार नहीं कहते। प्यार समझने की कोशिश करो। वांग जी तब अंदर आ गया। वो वहाँ पर बैठा हुआ है। वांग जी कह उठा, डैड मैं कल विंग को लेकर फिर से जाना चाहता हूँ गाँव। अब से हम दोनों कभी कभी आया करेंगे। अब मैं भी तो काम छोड़कर आ नहीं सकता, और आपको तो पता है मैं विंग के बिना रह नहीं सकता। क्या मैं चला जाऊँ डैड? मैडम लन उनके आंखों में आंसू था। विंग कह उठा, आंटी आप रोइए मत, हम कभी कभी आएंगे, ठीक है? मैडम लन अपने आंखों को आंसू पोंछ कर तब लूसी को अपनी गोदी में लेकर कह उठा, मुझे पता है, इसे बहुत बहुत प्यार करना। विंग तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बारे में ना तुम इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत बात कहना। मैं ऐसा हूँ, इन दोनों को प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, कभी भी इन दोनों को मैंने तुम्हारे साथ जो जो गलत काम किया है कभी भी मत बताना, कभी भी मत बताना। विंग मैं कितना बड़ा बेईमान था, तुम्हारे साथ कितना बुरा काम किया, इन दोनों बच्चों को कभी भी मेरे उस बारे में मत बताना। मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये बात उन दोनों को कभी भी मत बताना। विंग कह उठा, मॉम आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं कभी ऐसा बता सकता हूँ? बल्कि उनकी दादी सबसे अच्छी है, जो अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत बहुत प्यार करता है, अपने पोते और पोती को भी। हम देखते हैं तब सुबह का सीन। लैंजन विंग दोनों कार में बैठ चुके हैं। लूसी अपने डैड के गोदी में सो रहा है, और सीचन विंग के गोदी में सो रहा है। दोनों कार ड्राइव करके वहाँ से चले जा रहे हैं। विंग ने तब अपना सिर कार से बाहर निकाला हुआ था। उसने देखा दूर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये तो ओंकाई है। ओंकाई के आंखों में आंसू था और खुशी भी था। खुश वो इस बात से है कि उसे बहुत देर हो गया विंग को समझने में, पर विंग अपनी ज़िंदगी में खुश है। वो दूर से विंग को देख रहा है और मन ही मन कह रहा है, शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले, पर किसी दिन अगर मुझे दोबारा मौका मिल गया ना विंग, उस दिन मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे पता है सब लोगों को यही लगता है ये खोने का डर है, मुझे भी शायद यही लगता है, पर अगर कभी दूसरा मौका मिला ना एक सच्चे प्यार को पाने का, उस प्यार को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा विंग। अलविदा। बहुत बहुत ही खुश रहना, बहुत बहुत खुश रहना अपनी ज़िंदगी में। लैंजन विंग की ओर देख रहा है और कह रहा है, बनी तो फिर घर चले? विंग कह घर चले। वांग जी कह उठा, वैसे बनी बेबी का तो 3 महीना हो चुका है, बहुत दिन मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, आज मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करना चाहता हूँ, सच में बनी बहुत। विंकेट आप बहुत बदमाश हो, आप बार बार मेरे साथ गंदे काम करते हो।
अभी लैनजन स्माइल कर कर बेटा, अच्छा तुम्हारे साथ गंदा काम करता हो, तो ये सब गंदा काम नहीं करूँगा तो ये बेबी तुम्हें कहाँ से मिलेगा। वो इन जोर से चीख कर कहता, आप बहुत बहुत बुरे हो, चले जाइए आपसे, मैं कोई बात नहीं करूँगा आपके साथ। वांग जी हंसकर कह उठा, तुम ना आज भी वही वही 11 साल के मेरे लिटिल ओमेगा हो, मेरे लिटिल ओमेगा ही रहोगे, एकदम एकदम नटखट और बहुत ही शरारत, मेरे प्यारी सी ओमेगा, मेरे लिटिल ओमेगा। तो फ्रेंड, हमारी आज की स्टोरी का हैप्पी एंडिंग यहीं पर होता है। मैं उम्मीद करूँगा आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी थोड़ा टॉक्सिक, थोड़ा डार्क, थोड़ा सैड, थोड़ा इमोशनल, स्वीट, रोमांटिक, थोड़ा सा कॉमेडी, हर चीज़ मिक्स कर कर था। ये स्टोरी ना मैं उस हिसाब से ही लाने की कोशिश किया जैसे होना चाहिए। मैंने इसमें कोई ज़्यादा नोक झोंक नहीं रखा, पर मैंने ज़्यादातर वही लाने की कोशिश किया जो रियलिस्टिक हो। इसमें ओंकाई का कैरेक्टर मैंने ऐसा दिया है, वो ओइंग से प्यार करता है भी और ना भी, मतलब उसे उसकी गलती समझ में आ गया पर बहुत देर में। पर इसे आप ये भी कह सकते हैं कि वो खोने से डर रहा है, और ये भी कि उसको शायद पता चल गया वो ओइंग से प्यार करता है, ओइंग उसका प्यार है, पर बहुत देर हो गया। अब ओंकाई का रीबर्थ हो या ना हो ये तो हमें नहीं पता, पर ओइंग और वांगजी का इस दुनिया में एक नया रीबर्थ हुआ है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो दोनों आगे हमेशा हमेशा ऐसे खुश रहे अपने ज़िंदगी में। ओइंग ने किसी से कोई रिवेंज नहीं लिया, किसी से कोई बदला नहीं लिया, वो सिर्फ प्यार दिया है दूसरे को और प्यार देना ही चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ओइंग को आज खुद पता है उसका एक बेटा और बेटी है। अगर उन दोनों के ऊपर थोड़ी सी भी खरोच आ जाए तो उसको कितना दर्द होता है। मैडम लैन के अंदर भी वही दर्द था, वही दुख था, इसलिए ओइंग कभी भी किसी को भी ऊपर भी कोई भी गलतफहमी नहीं देता। तो उम्मीद रखता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने प्यार से एक कमेंट कर देना। जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले मुकेश भाई, हिडन ऑंशियन लवर, सभी लोगों का। और एक सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया था, सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उसमें क्या लिखा हुआ था, पर सिस्टर को भी थैंक यू। सिस्टर ने भी मुझे कमेंट किया है। हर उन लोगों का आपका छोटा छोटा कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सब लोग खुश रहिए। और इस चैनल में कुछ स्टोरियाँ मैं कंप्यूटर की मदद से लाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा उन स्टोरी को भी पसंद आएगा, पर कुछ स्टोरी मैं अपने मुंह से रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए क्योंकि मुंह से भी इमोशन दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं लिटिल ओमेगा स्टोरी इसको मैं मुंह से रिकॉर्ड नहीं करता तो मैं ये इमोशन आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। और इसके बाद जो दूसरा स्टोरी आएगा, चाइल्डहुड फ्रेंड, ये स्टोरी मुझे सिस्टर ने दिया था, हिडन ऑंशियन लवर। इसका शॉट मैंने यूट्यूब में दे दिया है और ये स्टोरी पूरा ऑन शॉट आएगा। तो सिस्टर ने मुझे खुद कमेंट किया था ऐसी स्टोरी लाने के लिए। नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हिडन ऑंशियन लवर सिस्टर का आईडी का नाम है। उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो इसके बाद उनकी स्टोरी है। मैं उम्मीद रखूँगा आप लोग ये स्टोरी सुनकर भी पसंद आएगा। मैंने खुद स्टोरी के बारे में सोच लिया है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।